बच्चों, ये वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 12th क्लास में है। बेटा आज है 7th ऑफ फिफ्थ एंड मैं आपको प्लानर देने वाली हूँ केमिस्ट्री के लिए। 8 से लेके 27th ऑफ फिफ्थ तक तुमने कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, जरा उसको समझते हैं। तो देखो बेटा, इस टाइम को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज है 8 से लेके 16 तक, दूसरा फेज है आपका 21 से 24 तक, तीसरा फेज है 25 से 27 तक। तो हम डिस्कस करेंगे। मैंने 17, 18, 19, 20 क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि 17th को तुम अपने 18th के फिजिकल एजुकेशन, मोस्टली बच्चे फिजिकल एजुकेशन ही लेते हैं, तो मैंने एक एवरेज सा लेके फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे डाल दिया। बाय चांस तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं है तो तुम इसको भी साथ में इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तुमने कोई और सब्जेक्ट चूज किया तो तुम उसको भी ऐड कर सकते हो। देन बेटा 19th को तुम फिजिक्स पढ़ोगे, और इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तुम सिर्फ 19th को ऐसा नहीं कर सकते कि फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, बस 19th को ही पढ़ी, बाकी टाइम फिजिक्स ही नहीं पढ़ी। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली मैंने इसको डिवाइड किया है 3 फेजेस में। एक एक करके समझते हैं। पहले फेज 1 में तुम क्या करोगे। तो फेज 1 की बेटा अगर बात करें, तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे। बाय चांस तुम ऐसे बच्चे हो जिसके पास मैथ्स भी है, तो तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे देने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब कि अगर मैं दिन में 12 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं 4 घंटे दे सकती हूँ हर एक सब्जेक्ट को। 3 घंटे तो तुम दे ही सकते हो इजिली हर एक सब्जेक्ट को। अगर तुम यहाँ पे, मैं ये सेम चीज ना फिजिक्स पे भी अप्लाई होती है, बायो पे भी अप्लाई होती है, अगर तुम मैथ्स के हो तो मैथ्स पे भी अप्लाई होती है। तो तुम्हें क्या करना है, 8 से लेके 16 तक तुम्हें बहुत अपना पूरा जी जान लगा देनी है कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का, ठीक है। दिन के 3 घंटे हर एक सब्जेक्ट के लिए मोर देन इनफ है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें ऐसे हमें सीक्वेंस में चलना है कि 2 चैप्टर पर डे हमारे होने ही चाहिए। 1.5 आवर बेटा थ्योरी को दे दो, 1 घंटा न्यूमेरिकल को दे दो, 30 मिनट तुम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को दे दो। अब देखो इसमें ना, जब तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, वैसे तुम्हारे अभी से बने होने चाहिए, नहीं बने हुए हैं तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी इसके नोट्स एंड रिएक्शन शीट एंड ट्रेंड शीट। अगर नहीं है तो मेरे को बता देना, राइट। फॉर्मूला शीट बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बनी होनी चाहिए, रिएक्शन शीट ऑर्गेनिक की बनी होनी चाहिए, ट्रेंड्स शीट इनऑर्गेनिक की बनी होनी चाहिए, जितनी भी एक्सेप्शंस है हमारे पास। और इन सभी में बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना। इसमें हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं केमिस्ट्री को, अलग से नहीं केमिस्ट्री को रख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसके बाद तुम्हारा, चलो 17 को तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए, 18 को तुमने पेपर दे दिया है, 19 को तुम जो भी देखो, क्योंकि इस फेज में ना, ये जो फेज 1 होगा, इस फेज 1 में तुम केमिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, फिजिक्स को भी दे रहे हो। इस वजह से एक ही दिन में तो फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें तुमने ऑलरेडी फिजिक्स के लिए सेम इसी तरीके से, जैसे ये सेम सीक्वेंस तुमने फिजिक्स में अप्लाई करना है। फिजिक्स में बेटा तुमने अच्छे से तैयारी करी हुई है, तो अब तुमने सिर्फ 19th को क्या करना है और 18th को घर आके क्या करना है, फिजिक्स की रिविजन करनी है, ठीक है। अब तुमने रिविजन करनी, तुमने फिजिक्स का पेपर दे आए, अब क्या करना है मैम, चिल करना है मैम, ठीक है। मैम हमारा है केमिस्ट्री का पेपर 28 को, मैम चिल करना है एकदम, नहीं, ठीक है। क्यों बता रही हूँ चिल नहीं करना, क्यों पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे पास चांस है इसमें, अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इस वजह से तुम्हें इसको कैसे डिवाइड करना है, अभी तुमने जितना भी सिलेबस सारा कंप्लीट करा है, तुमने अभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं लास्ट 5 इयर्स के, एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है। कुछ रह तो नहीं गया मेरे पास, कोई शीट जो तुमने फॉर्मूला शीट, रिविजन शीट सारी बनाई है, उनको गो थ्रू करना है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करने हैं, हर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी तुमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे जितनी भी शीट्स तुमने बनाई है उन सबको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। अब देखो इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आंसर खुद से लिख के भी देखना है कि तुम्हें आंसर को फ्रेम करना आ रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें आंसर फ्रेम करना नहीं आता तो तुम्हारे मार्क्स उतने, मतलब 3 में से शायद 2.5 मार्क्स मिल जाए, 2 मार्क्स मिल जाए, बट अगर तुम्हें अच्छे से सारी नॉलेज है, तुम उसको अच्छे से फ्रेम कर लो तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और एग्जामिनर इतना खुश हो जाता है कि कहीं पे तुम्हारी थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना है कि फ्रेम करने आने चाहिए तुमने आंसर्स, ठीक है। ये रहा था बेटा आपके पास फेज 2, जिसमें तुमने अच्छे से सीखा
अपने यहाँ 24 तक आ गए, 21st 22nd 23rd 24 तुमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है, पूरी तैयारी तुम्हारी बढ़िया हो चुकी है। अच्छा मैम इन सब में मैम हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स का पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। फेज 2 में अगर तुम दिन में 6 घंटे भी दे रहे हो ना, दैट इज गुड। 6 घंटे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही केमिस्ट्री छोड़ देनी है, 5 घंटे 6 घंटे केमिस्ट्री को दे दो, बाकी तुम अपनी बायो पढ़ सकते हो, या तुम्हारा कोई और एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन का पेपर आ रहा है वो दे सकते हो, या फिर तुम अपनी साथ साथ में बाकी घंटों में नीट की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज को जरा रखना है, इसमें सिर्फ 6 घंटे बहुत है फेज 2 में। लेकिन जो फेज 3 है इसमें तुमने बाकी सब कुछ भूल जाना है। फेज 3 में तुमने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है अच्छे से और कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना। तो फेज 3 में हमारा रिवीजन होगा और इस रिवीजन में हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में देखेंगे कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जिसमें हम गलतियां कर रहे हैं तो हम उसको सुधारेंगे, टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि हम पेपर टाइम पे खत्म कर भी पा रहे हैं कि नहीं, तो उन सभी चीजों पे फोकस करेंगे। इसमें रिव्यू करना है तुमने डे 16 में, डे 16 मतलब जो लास्ट डे है उस दिन बेटा तुमने देखना है कि नोट्स, सिली मिस्टेक कौन कौन से नोट्स, मतलब ये जो तुमने फॉर्मूला शीट्स और ये सारी चीजें बनाई थी, नेमिंग रिएक्शन शीट बनाई थी, एक्सेप्शन शीट बनाई थी, उसको रिव्यू करना है 16th को। ठीक है, 16th डे बोल रही हूँ, 16th डेट नहीं बोल रही मैं। 25 और 26 को तुमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, सैंपल पेपर सॉल्व किया, उसको रिव्यू किया। लेकिन जो आपका लास्ट डे है एग्जाम के एक दिन पहले, दैट इज 27, इसमें तुमने नोट्स और शीट्स को रिवाइज करना है, अपनी सिली मिस्टेक्स देखनी है कि कोई ऐसी गड़बड़ मिस्टेक तो नहीं करे स्टुपिडिटी वाली, और जो टॉपिक्स भूल रहे हो जैसे नेमिंग रिएक्शन और एक्सेप्शन या फॉर्मूलास, उनको दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो इन सब में मैम पढ़ना कहां से है, तो सोर्सेज बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज होनी चाहिए, एनसीईआरटी टेबल्स, ग्राफ्स और उसके डायग्राम, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन सैंपल पेपर जो सीबीएसई देता है वो तो तुम्हें करना ही करना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और साथ में पीवाईक्यूज। तो ये सारे तुम्हारे इसमें सोर्सेज रहेंगे और ये सेम चीज बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होती है। अब देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स क्या गलती करते हैं बच्चे। मिस्टेक बेटा ये कर देते हैं कि पहले तो तुम केमिस्ट्री को और ऐसे पढ़ रहे हो जैसे पता नहीं तुम कोई पोएम सुन रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से लिखना है, रिएक्शंस को लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेंगे। फिर न्यूमेरिकल को सिर्फ ऐसे गो थ्रू नहीं कर लेना कि हाँ उसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो हर एक स्टेप का नंबर मिलता है, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है हर एक सब्जेक्ट का नंबर मिलता है। अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है एग्जाम की, कैसे आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है वो अच्छे से करना है। एग्जामिनर परेशान नहीं हो जाना चाहिए तुम्हारे पेपर को देख के, वो साइड पे तुम्हारे मार्क्स ही काट ले खुंदक में, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टडिंग 5 रिसोर्सेज में ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ये भी कर लेना, बिल्कुल नहीं। जो मैंने यहाँ पे ये जो चीजें बताई हैं बस यहाँ तक सीमित रखो, बहुत है तुम्हारा। राइट, अब देखो नो सैंपल पेपर्स। अभी ये बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि सैंपल पेपर को इग्नोर करके चले जाते हैं, तो सैंपल पेपर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इस साल का लास्ट ईयर का सैंपल पेपर अच्छे से करके जाना है, उसमें देखना है कि क्या गलतियां कर रहे हो और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही इस चीज को करना है कि तुम्हें पता हो इस चीज में इतना टाइम लगाना है, इस चीज में इतना। और एक और चीज, फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो उसको उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज है तो मैं सारे ही मतलब 3-4 पेज भर दूं, नहीं। अगर कोई चीज 5 मार्क्स की है तो मैं थोड़ा सा आता है तो बड़े दिमाग से सोचना है कि इसको मैं और क्या क्या करके थोड़े से अपने मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। बस सही है बेटा, अपने एग्जाम की भी तैयारी करो, अच्छे से करो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, 16 दिन है केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। मैं बोल रही हूँ मेरे 99 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में। कोई ट्यूशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। ठीक है, मैंने 1-2 महीने कोई ट्यूशन गई थी, जैसे अभी तुम मुझसे पढ़ रहे हो, बस उतना सा ही था, बट फिर भी आ गए थे। क्यों? क्योंकि एक चीज है कि सीक्वेंस और प्रेजेंटेशन और ये जो नेमिंग रिएक्शन है, क्योंकि रिपीटेड होते हैं कॉन्सेप्ट्स, 5 साल के पीवाईक्यू अच्छे से लगा लो और अच्छे से उन चीजों को, अपनी जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक की थ्योरीज है, इन सबको अच्छे से कर जाओ, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके देन बेटा, ओके बाय बाय। अब मेरे को जल्दी से सभी कमेंट सेक्शन में लिख दो सीबीएसई 2026 रेडी। अगर तुम रेडी हो सीबीएसई 2026 के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।